हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास से की ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की। और इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नाइन्थ क्लास की बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितने भी कंपटीशन हैं उनमें सब में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अपने को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझते हुए चलना है। और इससे पहले कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये ठोलिया 10 मेरा कोड है जिसको यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, मेरा गाइडेंस ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिस अपडेट्स वगैरह के लिए, वीडियोस वगैरह के लिए। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि लाइव क्लासेस लेते हैं, और एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, तो आपके पास चॉइस बहुत है यहाँ पर। इसके अलावा लाइव टेस्ट यानी मेगा क्विज है आपके पास में, वीकली क्विज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये हो गया आपके पास कि एक बार कोर्स शुरू आया तो कंप्लीट होगा, तो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसी के बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का यहाँ पर सेंस है कि आपने यदि मेरा ठोलिया 10 कोड यूज़ करके एनरोल किया है तो भी आप सभी की क्लासेस देख पाएंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी एजुकेटर की क्लासेस की, जितने लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो भी और बाकी लोगों की। बस है कि इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस है, आंसर राइटिंग सेशन है, बाकी उन सब चीज़ों के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद में रेफरल कोड मांगेगा आपसे, तो उसमें आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करिएगा। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसे 10% डिस्काउंट कोड के रूप में ही सिर्फ नहीं देखना, इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस है, आपके एग्जाम तक कॉपीज़ वगैरह चेक करनी है, उन सब चीज़ों के लिए ये कोड है। 1 ईयर के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस है 7000, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप 6300 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप 24 मंथ्स के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस है 8400, बट यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ठोलिया 10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप 7560 में एनरोल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 ईयर की प्रिपरेशन आपकी सिर्फ आपकी 7560 में हो जाएगी। इससे कम दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जितनी आपको फैसिलिटीज़ ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलती, उससे ज़्यादा आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगी, घर बैठे मिलेगी। नेक्स्ट मंथ से अपन लोग जो है वो एथिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जून में आपके 65 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 40 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाए। इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी की 9th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि इंडिया की बेसिक जानकारी देता है कि इसकी स्थिति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इनके बारे में जानकारी देता है। तो देखो, ये पूरा वर्ल्ड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके पास प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन, इस तरीके से ओशियंस हैं। इसमें इंडिया की पोजीशन यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, भारत की स्थिति, तो आपको दिखेगी कि एशिया के अंदर है, तो भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। इसके बाद आप इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर यदि इंडिया की पोजीशन देखेंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर, तो देखो 0 डिग्री हमारे पास मुख्य अक्षांश है, या हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट लैटिट्यूड है। मुख्य अक्षांश है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 0 डिग्री के ऊपर वाला रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। जबकि इसके दक्षिणी भाग जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, यानी इसके दक्षिण में। तो क्योंकि भारत जो है वो इस 0 डिग्री के ऊपर है,
इसलिए हम कहेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। तो यदि 0 डिग्री के जो ऊपर देश होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होंगे, और जो 0 डिग्री के नीचे होंगे वो साउदर्न हेमिस्फेयर में या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध में है। यानी अब जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे तो देखो इसके ऊपर है 0 डिग्री है, फिर 15 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ है, 45 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 75 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री नॉर्थ है। यानी यहाँ पर जो भी उत्तर में होगा उनके साथ सबके साथ नॉर्थ लगेगा। इसीलिए जैसे इंडिया की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होती, एन से ही होगी, क्योंकि ये एन और एस है ना, ये रेफरेंस 0 डिग्री से है। क्योंकि इंडिया 0 डिग्री के नॉर्थ में है तो इसके साथ एन ही यूज होगा। जैसे यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ हो गया। तो दोनों नॉर्थ है। उसका कारण है कि 0 डिग्री के ऊपर स्थित होना। इसी तरीके से आप 0 डिग्री देशांतर देखो, 0 डिग्री देशांतर देखो, आप प्रधान यामोत्तर है, प्राइम मेरिडियन बोलते इसको। इस 0 डिग्री के इस साइड में होंगे उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, या इसे पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, इसे पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। जबकि इसके जो पश्चिम में है या वेस्ट में है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, या पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। अब देखो इस हिसाब से, इस देशांतर के हिसाब से इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं, और 0 डिग्री या विषुवत रेखा के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या नहीं। तो यदि हम इन दोनों को मिला दें, उत्तरी और पूर्वी, तो क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, इंडिया हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर। देखो ये 4 हो जाएंगे ना हमारे पास। देखो ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, इस तरीके से ले लो आप, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऐसे ध्यान में रखने के लिए। ऐसे भी देख लो तो आप नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक नहीं है ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जैसे मर्जी हो कर लो, लेकिन ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। वैसे सही बात यह है कि यहाँ से कैलकुलेट होता है, ईस्टर्न यहाँ से लिया जाता है, नॉर्दर्न यहाँ से लिया जाता है, लेकिन ऐसे ध्यान रखने के लिए बोला। अब देखो तो एशिया के अंदर हो गया, दूसरी बात है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर हो गया। अब देखो भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल विशाल है सर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। पहला किसका है सर, पहला चाइना का है। और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा देश, जनसंख्या के अनुसार सेकंड, क्षेत्रफल के अनुसार 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन है, इंडिया है हमारे पास। यदि सबसे बड़ा कौन है सर, वैसे आएगा इसके अंदर, तुम्हें ही बताऊंगा स्लाइड के अंदर। वैसे देखा जाए तो आपके पास रशिया हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, लेकिन आएगा आगे तो बताए दूंगा। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए देखो ये बोला जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये इसकी देशांतरीय पोजीशन है। ये इंडिया की ध्यान रखना है अक्षांशीय स्थिति है, ये अक्षांशीय स्थिति है, या ये लैटिट्यूडनल पोजीशन है, और ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति मतलब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, देशांतरीय स्थान। देखो यहां पर मैप में दिखाते हैं, देखो ये रहा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहां से शुरू होकर के
लगभग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो ये भी दोनों नॉर्थ, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 0 डिग्री है। 0 डिग्री के नॉर्थ में जो भी होगा उसके साथ नॉर्थ लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो ये लगभग यदि देखोगे तो 3214 किलोमीटर लंबा है, यानी यहां से कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ कश्मीर तक, अब तो लद्दाख वाला रीजन हो गया, तो यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहां से यहाँ 37, आपके पास 3214 किलोमीटर है। ये इंदिरा कोल कहलाता है। इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है, उत्तरी बिंदु। इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदिरा कोल है। और इंडिया का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट जो आपको 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होगा, ये भी जो दिखाया हुआ है, ये मुख्य भूमि में नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहां पर है, यानी आइलैंड्स के। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होती है। लेकिन यदि देखा जाए इंडिया के आइलैंड, अंडमान निकोबार इंडिया का ही तो है, ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है 6 डिग्री 45 मिनट से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। यदि इसका ये अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, जो इस तरीके से लाइंस होती है उन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास में 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के पैरेलल जो भी लाइंस होंगी, 0 डिग्री के पैरेलल जो भी लाइंस होगी, उन लाइंस को अपन लैटिट्यूड्स या अक्षांश बोलेंगे। उन लाइंस को लैटिट्यूड या अक्षांश बोलेंगे, उनको लैटिट्यूड या अक्षांश बोलेंगे, याद रखना है। और जो इस तरीके से खड़ी लाइनें होती है, इस तरीके से, उन्हें देशांतर बोलेंगे। देशों के समय में अंतर, ये देशांतर हो गए। इस तरीके से ये देशांतर है और ये अक्षांश है। तो यहां से यदि विस्तार देखें यहां से यहां तक, तो इंडिया का, तो ये लगभग 30 डिग्री है। अब 37 डिग्री 6 मिनट में से यदि 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करोगे तो 29 डिग्री समथिंग आएगा। बट अब मैं अप्रोक्स मानते हैं कि 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो लगभग यदि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसी तरीके से यदि हम देशांतरी विस्तार देखें इंडिया का, तो यहां से शुरू होता है इंडिया देशांतरी विस्तार, जो ये खड़ी लाइंस होती है, ये इंडिया होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैंने कहा था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्ट ही लगेगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहाँ से भी यदि आप देशांतरी विस्तार देखेंगे, लगभग देशांतरी विस्तार देखेंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट में से यदि आप 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर देंगे तो आपके पास लगभग 30 डिग्री बचेगा। अगेन 29 डिग्री समथिंग, लेकिन लगभग यदि अप्रोक्सीमेट देंगे तो 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण ये जो अक्षांशीय विस्तार है, ये भी 30 डिग्री है, और ये जो पूर्व से पश्चिम तक देशांतरी विस्तार है, ये भी लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, क्या सर? उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 है, जबकि डिग्री में लगभग 30 डिग्री है। और यदि इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ आप देखोगे तो ये 2933 है, यानी यह देखो लगभग काफी 300 किलोमीटर के आसपास अंतर है। जबकि यदि डिग्री के अंदर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम भी 30 डिग्री है, यानी ये भी 30 डिग्री है, और आपके पास में ये भी 30 डिग्री है। दोनों ही 30-30 डिग्री है, दोनों ही 30-30 डिग्री है, लेकिन ये अंतर है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो अक्षांशों के बीच अंतर होगा, वही अंतर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में होगा, वही अंतर 2 और 3 के बीच में होगा, वही 3 और 4 के बीच में होगा, और हर जगह होगा, बराबर होगा, हर जगह बराबर भी होगा। कहीं पर अंतर नहीं, बराबर ही होगा, कहीं पर अलग से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देशांतरों को देखोगे तो नॉर्थ पोल पर इनके बीच की दूरी 0 होती है,
साउथ पोल पर भी इनके बीच की दूरी 0 होती है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो, विषुवत रेखा की तरफ आते हो, तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो मतलब एक ही देशांतर पर कोई यहाँ पर स्थित है और कोई यहाँ स्थित है, तो उनके बीच की दूरी अंतर आ जाएगा। इसलिए हम अक्षांश और देशांतर को इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दो अक्षांश हमेशा पैरेलल होंगे और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। लेकिन दो देशांतर के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती है, बल्कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा हो जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम हो जाती है। इस कारण से इस तरह का कंपैरिजन मुश्किल है। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कच्छ से लेकर के अंजा जिला है, अंजा जिला अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ये देखना, देखो अब भारत की स्थिति के बारे में बाकी क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान में पता चला होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी अक्षांशीय स्थिति है, विस्तार है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इसका देशांतरी विस्तार है। याद रखना इसको। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो कैसे, यदि ये देखोगे, यहां पर नहीं दिया ना मैप में, देना तो चाहिए था भाई। ये देखो, ये देखो, ये रही 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हमें पता है कि पृथ्वी के बारे में आप जानते ही, जैसे ये 0 डिग्री है, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कहलाती है। ये आपके पास कर्क रेखा कहलाती है, जबकि ये आपके पास मकर रेखा कहलाती है। जो हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, ये इंडिया के बीचों बीच गुजरती है। इंडिया या भारत के बीचों बीच गुजरेगी। यदि इंडिया या भारत के बीचों बीच गुजर रही है, लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरेगी। अब ये ध्यान रखना है कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा। गुजरात से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इतने राज्यों से गुजरेगी, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं लिखा ना मैंने, झारखंड और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से ये गुजरती है। कौन? कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहां से। और आपको पता है कि सूर्य की स्थिति 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही शिफ्ट होता है, और इन 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस 0 डिग्री 23.5 डिग्री के नीचे उष्णकटिबंध होना चाहिए, ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए हमारी जलवायु। लेकिन हमारी जलवायु ऐसी है नहीं, हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उसका मुख्य कारण है यहाँ पर हिमालय की उपस्थिति है। यहाँ पर हिमालय उपस्थित होने के कारण से जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, उनको आने नहीं देता, और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है या ट्रॉपिकल रहती है। शायद बात समझ आई होगी आपको। तो क्या कह रहा है ये, देखो जितनी इसमें दी है ना बातें उतनी बता रहा हूं। देखो लगभग 2 बराबर भागों में बांटेगी। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। देखो यहां पर हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और यदि यहां पर देखोगे आप
तो लक्षद्वीप स्थित है। यहां पर हमारे पास लक्षद्वीप है, जबकि यहां पर हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ध्यान रखना है इनका। अब देखो, भारत का भूभाग जो है, कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम मोटा मोटी मानते हैं कि इतना भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इतना भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है, लेकिन जनसंख्या लगभग 17.5% है। क्षेत्रफल लगभग 2.4%, लेकिन जनसंख्या लगभग 17.5%। ज्यादा है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अभी देखेंगे कौन कौन से। और भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा 7,516 है। सर क्या मतलब है? देखो सारों को बातें बताओ। देखो, पहली बात तो कि 7वां बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है सर? सबसे बड़ा रूस है जन क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा कौन है सर? दूसरा कनाडा है सर। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा कौन है? चीन है। पांचवा कौन है? ब्राजील है। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सातवां कौन है क्षेत्रफल में? भारत है। ये ध्यान रखना, इतना है। अब देखो, यहां पर आप तटीय सीमा वगैरह बताता हूं। देखो, देखो यदि देखा जाए तो ये स्थलीय सीमा कहलाएगी भारत की, यहां से जहां पर समुद्र नहीं बल्कि किसी अन्य देश की स्थलीय सीमा लगती हो। तो किसी देश की अन्य स्थलीय सीमा लगती हो तो ये यहां से यहां तक लेकर के ये पूरी भारत की स्थलीय सीमा लगती है अन्य देशों की। ये यहां से यहां तक जो है, जो मैंने आपको दिखाया, ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ये हो गई हमारे पास स्थलीय सीमा। ये हमारे पास हो गई स्थलीय सीमा। और यहां से लेकर के, यहां से गुजरात से लेकर के ये इस तरीके से देखोगे आप, ये यहां तक लगभग 6,100 किलोमीटर है। ये भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर है हमारे पास लक्षद्वीप। यहां पर लक्षद्वीप हो गया, और यहां पर हो गया हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि इनको भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये भी तो भारत के हिस्से हैं, इनको भी शामिल कर लिया जाए, इसको भी शामिल कर लिया जाए, तो लगभग ये हो जाता है हमारे पास में, ये मिला करके टोटल 7,516 किलोमीटर लगभग। इस तरीके से इनको 15,200 को जोड़ लेते हैं तो लगभग ये 22,000 आपके पास में, लगभग 22,700 किलोमीटर के आसपास आपके पास ये बाउंड्री हो जाएगी। 15,722 हो गया, और 500 और 200 22,700, लगभग ये टोटल बाउंड्री हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से वहां पर ये बताया गया था कि कौन सी बाउंड्री कहाँ पर। इसके बाद पड़ोसी देश भी देख लेते, साथ साथ बाद में बात करेंगे। देखो, हमारे टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश हैं सर। कौन कौन से हैं? तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने बचपन में ही एमबीए कर लिया था। बचपन, BCPN MBA, बचपन में ही एमबीए। बी से आपके पास में कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारे पास बांग्लादेश की लगती है, सबसे पहले बांग्लादेश। यानी भारत के सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। उसके बाद सी से चाइना हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे सर्वाधिक बाउंड्री चाइना की लगती है। तीसरे नंबर पर हमारे सबसे ज्यादा बाउंड्री पाकिस्तान की लगती है।
और चौथे नंबर पे हमारे सबसे ज्यादा बाउंड्री नेपाल की लगती है, और पांचवें नंबर पर हमारे पास म्यांमार की लगती है। उसके बाद लगती है हमारे पास भूटान की, और उसके बाद लगती है हमारे पास अफगानिस्तान की। इस तरीके से सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की लगेगी, याद रखना बचपन में भी सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत के बांग्लादेश की लगेगी, उसके बाद लगेगी चाइना की, उसके बाद लगेगी पाकिस्तान की, उसके बाद लगेगी नेपाल की, उसके बाद लगेगी म्यांमार की, उसके बाद लगेगी भूटान की, और उसके बाद लगेगी अफगानिस्तान की। इस तरीके से इनकी बाउंड्री भारत के साथ में लगती है, ध्यान रखना। ये टोटल बाउंड्री है हमारे पास, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये हमारे पास 7 देश हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो स्थलीय जलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया और इधर मालदीव हो गया। ये हमारे पास समुद्री सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी हैं, जो कि श्रीलंका और मालदीव, ये भी हमारे पड़ोसी हैं एक तरीके से। बात समझ में आ गई क्या? एक बात यहाँ पर और ध्यान दे लेना कि देखो ये जो लाइन है पाकिस्तान के साथ हमारी, ये लाइन राडक्लिफ लाइन कहलाती है। ये आईएएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 या 14 में। ये राडक्लिफ लाइन कहलाएगी पाकिस्तान, क्योंकि राडक्लिफ नाम के जो अंग्रेज थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लाइनें खींची। पता तो था नहीं कहाँ से खींचना है, हर कहीं से खींच दी, इसलिए इतने डिस्प्यूट रहे हर चीज़ के बारे में। और ये जो चीन के साथ जो लाइन लगती है ना, ये चीन के साथ ये जो लाइन लगती है, चीन के साथ जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन कहलाती है मेक मोहन। तो भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा है वो मेक मोहन लाइन है। कौन सी लाइन है? वो मेक मोहन लाइन है। और अभी जो आपको दिख रहा है कि नेपाल और भारत के बीच में लेकर के काफी सारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो है लिपू लेक दर्रा। वो यहाँ पर है उत्तराखंड में, लिपू लेक दर्रा, ये इस बाउंड्री पे। देखो ट्राई जंक्शन है नेपाल के बीच में, तिब्बत के बीच में और भारत के बीच में। ये यहाँ देखो ट्राई जंक्शन है, ये आपके पास में लिपू लेक है। लिपू लेक दर्रा है जो कि मानसरोवर यात्रा को 80% तक कम करता है, इसलिए ये लेकर के डिस्प्यूट है जितना भी है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। अब देखो ये 68 डिग्री 7 मिनट से भारत यहाँ स्टार्ट होता है, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, या प्रधान यामोत्तर है या मानक यामोत्तर है, प्रधान यामोत्तर या मानक यामोत्तर है, वो यहाँ से पास होती है। प्रधान यामोत्तर या मानक यामोत्तर ये 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री एंड हाफ है, 82.5 डिग्री है, यहाँ से पास हो रही है, गुजर रही है। इसे मानक यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं। प्रधान यामोत्तर या मानक यामोत्तर के नाम पे 82.5 डिग्री हो गई हमारे पास ये। ठीक है ना। अब देखो प्रधान यामोत्तर या मानक यामोत्तर, ये इसी के आधार पर हमारे समय की गणना होती है। जैसे ब्रिटेन से हमारे 0 डिग्री से ये 82.5 डिग्री आ गए, 0 डिग्री से कितना आ गए? 82.5 डिग्री इधर। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये सब अक्षांश देशांतर में पिछली बुक्स में 6th क्लास में पढ़ाया मैंने, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी तो एक बार देखिएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 6th क्लास की एनसीईआरटी। और साइड सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है उसका, या थर्ड चैप्टर है। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में 82.5 का अंतर हो गया, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो टोटल हो गया हमारे पास 330 मिनट। घंटे में चेंज करोगे तो हो जाएगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा निकल कर आएगा, 5.5 आवर, 5.5 घंटा निकल के आएगा। ध्यान रखना है आपको इसका, 5.5 घंटा। तो ये 5.5 घंटा आगे है वहां से। 82.5 डिग्री है ना, ये 7.5 के मल्टीपल में ही होते, कोई भी होते तो 15 या 7.5, क्योंकि 15 का 1 घंटा होता है, 7.5 का आधा घंटा। तो ये यहाँ से गुजरती है, मैंने 5 राज्यों से गुजरती है। ये आप मेरे को बताओगे कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। और ये जो प्रधान यामोत्तर है ये, और ये जो कर्क रेखा है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कट करती है। याद रखना है, एक दूसरे को ये छत्तीसगढ़ के अंदर काटती है। कहां पर काटती है एक दूसरे को? एक दूसरे को ये छत्तीसगढ़ के अंदर काटती है। कहां पर? एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंदर काटती है। अब देखो मिल गया ना अपने को लाइंस वगैरह, ये देख लिया हम लोगों ने सब। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं।
तो एरिया हमारा लगभग 32.8, जो विश्व का लगभग 2.4% है। सातवां बड़ा देश है, तो सबसे बड़ा देश हमने देखा अभी, सबसे बड़ा देश रशिया, दूसरा बड़ा देश कनाडा, तीसरा बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा बड़ा चीन, पांचवां बड़ा ब्राजील, छठा बड़ा ऑस्ट्रेलिया और सातवां बड़ा भारत। जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पर है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। मैंने बताया कि कहां से, गुजरात से लेकर के उधर नीचे वहां तक बांग्लादेश तक बाउंड्री लगेगी। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सभी को मिलाकर के इतनी है, इतनी है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। हिमालय ने घेर रखा है भाई। वलित पर्वत का मतलब हो गया फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है जो संपीड़न बल से बनता है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अगले चैप्टर में। जो संपीड़न बल से बनता है, संपीड़न बल मतलब सर कंप्रेसिव फोर्स से बनता है, जो कंप्रेसिव फोर्स से बनता है, या जो संपीड़न बल से मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगने के कारण से बनता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। यदि सीधा मोटा मोटी देख लो कि कर्क रेखा के नीचे हमारा जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत, ये काफी संकरा है यदि 22 डिग्री के आधार पर, और 22 डिग्री के ऊपर ये काफी चौड़ा हो जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ से देखो यहाँ से 23.5 डिग्री पास हो रही ना, यहाँ से, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से 22 डिग्री पास हो रही होगी। ये 22 डिग्री आपके पास में नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। इस 22 डिग्री के नीचे जो भी भाग है साउथ में, 22 डिग्री के साउथ में जो भी भाग है, 22 डिग्री के साउथ में जो भी भाग है, ये संकरा होता जा रहा है। देखो ये, और इस 22 डिग्री के ऊपर में देखो कितना चौड़ा होता जा रहा है। तो इसके ऊपर इस तरीके से बांट सकते हो यार, या इसके नीचे कह लो दक्षिणी भाग है, जैसे विंध्यन रेंज से दक्षिणी भाग मानते हैं हम लोग। इसके इधर देखो, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड में भारत के अरब सागर है, इस साइड में भारत के अरब सागर है। ये हिंद महासागर या इंडियन ओशियन का ही भाग है। यहाँ पर दक्षिण में देखोगे तो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन के ही भाग है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई आपके पास, या अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर के ही भाग है, हिंद महासागर के ही भाग है, याद रखना जाएगा ना। तो देखो इंदिरा पॉइंट, ये हमारा साउथ मोस्ट पॉइंट हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर श्रीलंका है जो कि हमारा पड़ोसी देश है जलीय सीमा में। यहाँ पर एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहां से जब भारत है जुड़ा हुआ है, जैसे हम एडम पुल कहते हैं, आदम पुल कहते हैं, यहां जो जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, इसे पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो कई बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाक स्ट्रेट जो है वो किन किन देशों के बीच है, तो पाक से लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में होगी, ऐसा नहीं है। पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र के अंदर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये बातें ध्यान रखनी है। तो हमने देख लिया कि पश्चिम में इसके अरब सागर है और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी है। 22 डिग्री के ऊपर ये चौड़ा है, 22 डिग्री के नीचे ये संकरा है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसको डिटेल से देखेंगे, जो कि प्रहरी है एक तरीके से। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मानक यामोत्तर के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बता दो। देखो यहां पर यदि आप देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट
ईस्ट है ये, और यहाँ पर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का अभी मैंने बताया था आपको शुरू में ही, सर लगभग 30 डिग्री का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये कैसे आया सर? ये 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, 3rd चैप्टर होना चाहिए उसमें। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मैंने करवा दिए हो। 30 डिग्री इंटू 4 ये 120 मिनट है। ये 120 मिनट का अंतर हो गया। तो यहाँ पर है हमारे पास गुजरात और यहाँ है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में 120 मिनट का अंतर, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। सूर्योदय से ही मतलब होता है इनका, 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, 2 घंटे पहले, जबकि यहां पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। 2 घंटे बाद, या 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, ध्यान रखना है। तो इतना डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या टाइम सेट करें? तो हमने कहा कि दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा और 82.5 डिग्री को ही रख लेते हैं। तो 82.5 डिग्री से ये 1 घंटा आगे हो जाएगा और ये इधर 1 घंटा पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना मैनेज करके चलेंगे। 2 घंटे का अंतर है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना? ये देखो अपन ने समझ ही ली थी ये बात। तो देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर, पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी देशांतर में आता है। मैंने भी बताया था 0 डिग्री के पूर्व में जो भी होंगे वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत ही आएंगे। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, कुछ लोग कहते हैं नैनी नाम के स्थान से गुजरती है, जो ठीक लगे। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है सब, बिल्कुल पड़ता है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और रात की अवधि छोटी होती जाएगी, लेकिन शीत ऋतु के अंदर रात की अवधि बढ़ती जाएगी और दिन की अवधि छोटी होती जाएगी। ये एक सामान्य सी बात है। अब भारत और विश्व की क्या बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क, थोड़ी सी का फिलोसॉफिकल चीजें है, ज्योग्राफी कुछ है नहीं, में बताया, इतिहास बताया गया। संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से ही रहा। ये जो है ना यूरोपियन जो आए थे ना वही समुद्री मार्ग से आए थे। बाकी जितने भी आक्रमणकारी आए ना भारत में, ये इधर आपके जो खैबर दर्रा वगैरह जो है ये हिमालय के इस साइड में पश्चिमी भाग वाले क्षेत्र में वहां से ही आए थे। हिमालय के पश्चिमी भाग में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ना, उस रीजन से, उस क्षेत्र से ज्यादातर आए थे, क्योंकि उन्हें समुद्री मार्गों की जानकारी नहीं थी। सबसे पहले यूरोपियन जो थे ना वही समुद्री मार्ग से आए थे, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, मैंने बताया आपको, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं हो सका था, यूरोपियन लोगों ने करा था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था। जहां से भी लोग आते थे विचार भी आएंगे, वस्तुएं भी होगी, व्यापार पहले से भी होता, समुद्री मार्ग से पहले से भी। ये मैंने बता दिया कि कौन कितना है, तो भारत 7वें नंबर पे याद रखना। आगे चले तो देखो भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के साथ पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, अच्छा खासा रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली जो है वो विश्व स्तर पर भारत की देन के रूप में जानी जाती है। तो ये भारत की विश्व को देन है और हमारे संबंध हम सभी लोगों से अच्छे रहे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो मसाले हो गए, मलमल हो गया आदि कपड़े जो है उसके लिए भी, यानी हमारा जो वस्त्र उद्योग था अंग्रेजों के आने से पहले, जो वस्त्र उद्योग था हमारा वो बहुत ही अच्छा था। हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी या हमारा जो वस्त्र उद्योग था वो बहुत ही संपन्न था, काफी ज्यादा संपन्न था हमारा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यानी इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में रहा, ठीक है। वहां से बाहर से जो मुगल वगैरह आए, यूनानी आए, बहुत सारे लोग हैं, तो इनका प्रभाव पड़ा। ज्योग्राफी में इन सब चीजों कोई मतलब नहीं।
भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला दिया गया है। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, तथा दमन एंड दीव को मिला दिया गया है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान के साथ लगती है। देखो, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, भी बताया था मैंने, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं, उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं, याद रखना, उसे डूरंड रेखा बोलते हैं। और जो चीन यानी तिब्बत वाले क्षेत्र के साथ लगती है उस रेखा को मेकमोहन रेखा बोलते हैं। इसके नेपाल के साथ बाकी ऐसे कोई लाइन का नाम नहीं है। बाकी नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, म्यांमार के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के भी लगती है। मैंने फॉर्मूला बताया था बचपन में, MBA कौन से देशों की लगती है ये भी याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसकी लगेगी वो भी जाए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम बाउंड्री हमारे अफगानिस्तान की लगती है, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, डूरंड रेखा के नाम से। ये वायु मार्ग दिखाया गया है और ये समुद्री मार्ग दिखाया गया है। जैसे मुंबई से चेन्नई का वायु मार्ग है, चेन्नई से मलेशिया के लिए वायु मार्ग है। फिर यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, मुंबई से इधर आप सीरिया जा सकते हो, इस साइड से ईरान जा सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे रूट है हमारे। समुद्री मार्ग जो है वो भी दिखाया गया है कि किस तरीके से, जैसे मुंबई है, मुंबई से यहाँ से होते हुए आप जो है ये इस रीजन में, मलेशिया वाले इस रीजन में आ सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ से जो है, यहाँ से होते हुए, लाल सागर से होते हुए यहाँ इन देशों से भी आप संपर्क बना सकते हो। बहुत सारे देशों से, मुंबई से यहाँ पर आपके अफ्रीका से सीधे संबंध है। ये हमारे पास में समुद्री मार्ग है और ये वाला हमारे पास वायु मार्ग है, ध्यान रखना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से बता ही दिया था मैंने बचपन में, MBA याद रखना है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप है, समूह है, द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, ये मैंने बताया था। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल्दी संधि के नाम से कहलाता है, ये भी बताया मैंने आपको, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल नीचे है, लक्षद्वीप के नीचे। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं, यानी अच्छे लोग हैं, कहने का मतलब क्या। अब देखो, भारत के पड़ोसी देश बता दिया था मैंने कि ये रहा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है इस तरह से। उसके बाद ये रहा चीन, उसके बाद लगेगी पाकिस्तान की, उसके बाद लगेगी नेपाल की, उसके बाद देखो यहाँ पर म्यांमार है उसकी, उसके बाद ये रहा भूटान उसकी, उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान। इस तरीके से ये बाउंड्री लगती है। समुद्री भागों में देखा जाए तो देखो ये श्रीलंका, ये रहा, ये हमारा लक्षद्वीप के दक्षिण में देखो ये मालदीव यहाँ रहा। तो ये हमारे पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाने का ये सिंबल होता है और राज्य सीमा को दिखाने का ये सिंबल होता है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास में दूसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, यानी फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप देखने में कैसा है, समझने में कैसा है, या फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। भारत के भौतिक प्रदेश का मतलब एक तरीके से देख लो, जो भी हमारी स्थलीय भाग है उसके बारे में सारा वर्णन है यहाँ पे, किस तरह का दिखता है, क्या नहीं है। तो भारत का जो पूरा धरातल है ना, वो एक जैसा नहीं है, बल्कि उसमें कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलेगी, कई प्रकार के अंतर देखने को मिलेगा। सारा एक जैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार का है। सर अलग अलग प्रकार से आपका क्या मतलब है, अलग अलग प्रकार का क्या मतलब है, तुम बताता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर तट है, ये अलग अलग तरह की विशेषता, कहीं पर मरुस्थल है, ये सारी विशेषता यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ है और एक ही प्रक्रिया से नहीं हुआ है। यदि इसका निर्माण एक ही समय में हुआ होता और एक ही प्रक्रिया से होता तो आप उम्मीद कर सकते थे कि इसका भौतिक स्वरूप एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग समय काल में भी इनका निर्माण हुआ है और उनके बढ़ने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। इसलिए भारत के भौतिक स्वरूप में अंतर पाया जाता है।
भारत के भौतिक स्वरूप में अंतर पाया जाता है। हमारे भारत में हर प्रकार की भूआकृतियां मिल जाएगी, जैसे आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए भारत की जलवायु विविधता भी है, भारत की भौतिक विविधता भी है, भारत की सांस्कृतिक विविधता भी है, भारत की सामाजिक विविधता भी है, भारत के में सभी प्रकार की विविधता है। पर्वत है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भारत में, जैसे हिमालय हमारे यहाँ और भी पर्वत है। मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, पठार आपके पास में डेक्कन प्लेट्यू हो गया, द्वीप समूह आपके पास में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हो गए। इस प्रकार से यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ सैल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है। तो सभी यहाँ पर चट्टानें भी एक तरह की नहीं है, कुछ कठोर है बहुत ज़्यादा, ताजमहल बना है, कुछ टेलकम पाउडर है, कुछ मुलायम होती है, कुछ कठोर होती है। तो अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलेगी भारत में। सभी प्रकार की चट्टानें जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, उनमें हमने ये देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर 3 प्रकार की चट्टानें होती है कहीं भी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। भारत में तीनों ही प्रकार की चट्टानें मिलेगी, आग्नेय चट्टान भी मिलेगी, अवसादी चट्टान भी मिलेगी और रूपांतरित। यदि आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे तो पहले की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो ये इस तरीके से, इसमें 5 दिया लेकिन एनसीईआरटी के अंदर 6 दे दिया है। भारतीय मरुस्थल को भी एक अलग क्लासिफिकेशन कराएगा, भारतीय मरुस्थल का या इंडियन जो डेजर्ट है उसका भी एक अलग क्लासिफिकेशन, भारतीय मरुस्थल का भी। तो देखो जैसे यहाँ पर 6 क्लासिफिकेशन, 6 भागों में बांटा है टोटल। यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास में उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय रीजन है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन। एक तो ये डिवीजन हो गया सीधा सीधा भारत भौतिक प्रदेशों के अंदर, ये डिवीजन है, निर्माण अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग तरीके से। दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है। दूसरा भूआकृतिक प्रदेश हो गया। तीसरा हमारे पास भूआकृतिक प्रदेश होगा प्रायद्वीपीय पठार, ये आपके पास में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, ये हमारे पास तीसरा भौतिक प्रदेश है। चौथा हमारे पास तटीय मैदान हो गए, ये हमारे पास कोस्टल एरियाज हो गए, ये तटीय मैदान हो गए हमारे पास। चौथा क्लासिफिकेशन हमारे पास ये। और पांचवा है भारत के द्वीप समूह, यानी भारत के आइलैंड्स। यहाँ पर आपके पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए और यहाँ पर हमारे पास लक्षद्वीप हो गए। इस तरीके से बांट लो। तो भारत का भौतिक स्वरूप देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। जैसे यदि कोई बसाल्ट चट्टान से बनी है तो उसी प्रकार की मिट्टी होगी। बसाल्ट चट्टान से, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन पठार वाला क्षेत्र है, वो बसाल्ट चट्टानों से बना है, तो वहाँ की मिट्टी काली मृदा होगी। देखिए किसी और क्षेत्र की चट्टानों से बनेगी तो उसी प्रकार की होगी, ठीक है ना। तो देखो इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है, जिससे अलग अलग प्रक्रियाओं से निर्माण हुआ है। जैसे आग्नेय चट्टान है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है, वो है ना, उनमें भी ग्रेनाइट और बसाल्ट है। इसी तरीके से फिर आपके पास में इन्हीं का रूपांतरण हो जाए तो फिर ये रूपांतरित चट्टानें हो जाएंगी। इसी तरीके से और यदि इनका अवसादीकरण से चट्टान बन जाए तो अवसाद चट्टान हो जाएगी। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, ये चट्टानों के प्रकार है। इनमें आग्नेय में भी आपके पास में और टाइप हो जाएंगे कि नहीं है, आग्नेय के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन 2 तो आपको ध्यान रखने है कि बसाल्ट और ग्रेनाइट, ये 2 तो ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी प्रकार की चट्टानें होती है। तो जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी प्रकार की वहां पर आपको मृदा या मिट्टी मिलेगी। भारत एक विशाल भूभाग है, यानी बड़ा भूभाग है भारत। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान अलग अलग समय में हुआ है। बताता हूँ कैसे कैसे हुआ, जिसने इसकी ऊंचाइयों को प्रभावित किया, यानी इसके एल्टीट्यूड वगैरह को। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, यानी वेदरिंग, इरोजन यानी अपर्दन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन से इनका निर्माण है।
डिपोजिशंस के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कैसे कैसे मैं बताऊं, देखो यहां पर सबसे बड़ी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, वो व्याख्या करता है, वो ये कह रहा है कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटों से ये पूरी पृथ्वी है, इसके अंदर हलचल हुई, उसमें से भारत बना। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। देखो भ्रंश की प्रक्रिया क्या होती है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव कैसे उत्पन्न होता है, सारी कहानी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ही थोड़ा समझाना पड़ेगा। इस सिद्धांत के हिसाब से प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, ध्यान से समझिएगा, जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, जितना यहाँ दिया हुआ आपको उतना तो समझाऊं, ये वर्तमान समय में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा प्रमाणिक सिद्धांत, सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक प्रमाणिक सिद्धांत है। अभी इससे ज़्यादा प्रमाणिक, ऑथेंटिक, साइंटिफिक कोई सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जैसे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें दिख रही है आपको, पर्वत दिख रहे हैं, पठार दिख रहे हैं, घाटी दिख रही है, कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार दिख रहे हैं, कहीं भूकंप दिख रहे हैं, इन सब के पीछे इनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ही सटीक तरीका है। और इनके लिए, सबके लिए प्लेटों का मूवमेंट जिम्मेदार है। यानी जितनी भी गति चीज़ें मैंने बोली, इसमें पर्वत का निर्माण हो गया, पठार हो गया, इसी तरीके से कोई आपके पास में भ्रंश घाटी बन गई, इसी तरीके से आपके पास में कोई आपके पास में भूकंप आ गया, इसी तरीके से ज्वालामुखी हो गया। ये जो क्रिया है ना, इनको एक्सप्लेन प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ने किया है और इन सब का कारण माना जाता है प्लेटों का संचलन। प्लेटों का संचलन। अब क्वेश्चन है कि सर प्लेट क्या होता है? तो खाना खाने वाली प्लेट तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सर प्लेटों का संचलन में प्लेट शब्द क्या है? प्लेट जैसे अपन ने पहले की क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, 7th क्लास में देखिएगा, ये प्लेटों के संचलन में जैसे ये पृथ्वी है तो इसके सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ये क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट हो गया। इसके नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो गया। लेकिन इसके ऊपर आप यहां 0 से 100 किलोमीटर तक ले लो, 0 से 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 0 से 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 0 से 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस भाग को स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोलता है। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल बोलते हैं इसको, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। 0 से 100 किलोमीटर के बीच का जो रीजन है, इसे लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नाम से जानेगा। ठीक है, याद रखना, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। ये जो लिथोस्फीयर है, यदि इसको अपन निकाल के देखें तो ये इस तरीके से रहेगा, स्थल मंडल। ऐसा मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला भाग है 0 से 100 किलोमीटर वाला। ये ध्यान देना है कि ये रेगुलर नहीं मिलता है। लाइट चली गई है, देखो 5-7 मिनट में आ जाए तो ये रेगुलर नहीं मिलता है, बल्कि ये कटा फटा है। रेगुलर नहीं हो के बल्कि ये कटा फटवा दिखेगा आपको, इस तरीके से कटा फटा है, इस तरीके से अलग अलग भागों में बंटा हुआ है। देखोगे तो ये अलग अलग भागों में इस तरीके से बंटा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना, याद रह जाएगा इस तरीके से। तो इनको नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है प्लेट, इनको नाम दिया जाता है प्लेट, इनको नाम दिया जाता है प्लेट। ठीक है, जो यानी प्लेट क्या हो गया? स्थल मंडल के वृत्तखंड, स्थल मंडल के वृत्तखंड या बड़े भाग, स्थल मंडल के वृत्तखंड या बड़े भाग जो है ये प्लेट कहलाएंगे। स्थल मंडल के वृत्तखंड या बड़े भाग क्या कहलाएंगे? प्लेट कहलाएंगे। अब ये इनमें कुछ बड़े प्लेट्स होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो बड़े प्लेट्स की संख्या यहाँ पर 7 बड़े प्लेट्स बताएंगे, 7 बड़े प्लेट, और आपके पास में लगभग 20 के पास छोटे प्लेट है। चलो लाइट आ गई, 20 के आसपास छोटे प्लेट है। 7 आपके पास बड़े प्लेट हो जाएंगे और 20 आपके पास छोटे प्लेट हो जाएंगे। हम यहाँ पर बड़े प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो बड़े प्लेट के अंदर आप देखोगे तो ये उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा प्लेट हो गया,
ये बड़े प्लेट्स हो गए। सबसे बड़ा तो आपके पास प्रशांत महासागरीय है। इस तरीके से आपके पास दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गया, इसी तरीके से हमारे अफ्रीकन प्लेट हो गया, इसी तरीके से हमारे पास यूरेशियन प्लेट हो गया, इसी तरीके से हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। बड़े प्लेट्स है ये देखो, ये प्लेट यहां तक था, मैंने इसे बनाया तो यहां तक है ये प्लेट्स थे, यहां तक है ये प्लेट्स, यहां तक है पूरे फैले हुए। मैंने यहाँ पर ये दिखाने के लिए बोल दिया, लेकिन यहाँ है ये पूरे प्लेट। ये साउथ अमेरिकन प्लेट कहलाएगा पूरा, ये आपके पास यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहलाएगा यहाँ तक पूरा। और यहाँ पर देखो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये पूरा ये प्रशांत महासागरीय। तो देखो कितनी प्लेट्स हो गई हमारे पास में, एक हो गई हमारे पास प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक हो गई हमारे पास प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना। कौन सी प्लेट? प्रशांत महासागरीय। एक हो गई हमारे पास प्रशांत महासागरीय प्लेट जो सबसे बड़ी है, और इसका ज्यादातर हिस्सा है ना महासागरीय है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख लो उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, फिर हमारे पास दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, फिर हमारे पास अफ्रीकन प्लेट हो गई, इसके बाद यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, 6 प्लेट हो गई ना आपके पास। और यहाँ पर एक प्लेट है नीचे अंटार्कटिकन प्लेट हो गई। तो ये 7 बड़े प्लेट्स हो गए हमारे पास, जिसमें से बाकी ज़्यादातर प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों है। लेकिन यदि अंटार्कटिकन प्लेट की बात करें ना, अंटार्कटिकन प्लेट की, सॉरी उसकी प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करें तो वो महासागरीय है, बाकी प्लेट जितनी भी है वो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों है। इस तरीके से ये बड़े प्लेट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर छोटे प्लेट्स भी मिल जाएंगे आपको। देखो जैसे ये प्लेट हो गया आपके पास में, एक नाच का प्लेट हो गया, ये जैसे आपके पास कोकोस प्लेट हो गया, यहाँ पर जैसे ज्वाइन डे फ्यूका प्लेट हो गया, यहाँ पर जैसे कैरिबियन प्लेट हो गया, छोटी प्लेट्स हैं ये, है ना। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर फिलीपाइन प्लेट मिल जाएगा आपके पास। इस तरीके से अलग अलग प्लेट्स हैं, काफ़ी सारी प्लेट है, याद रहेगा। चलो बढ़िया है। फिर तो ये जितनी भी बातें कही है इसने वो समझाते हैं, फिर इनका कैसे इनका मूवमेंट होता है वो देखते हैं। तो देखो कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करी कि आखिर इनका निर्माण हो कैसे रहा है। तो इसी तरह का एक सिद्धांत है जिसका सामान्य सिद्धांत है, जिसका नाम है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। पर प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। समझाऊंगा अभी कैसे। इसके परिणाम स्वरूप वलन यानी फोल्डिंग हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप फोल्डिंग हो जाती है, भ्रंशकरण की क्रिया यानी फॉल्टिंग हो जाती है, फॉल्टिंग हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी क्रिया यानी वॉल्केनिक इरप्शन की वॉल्केनिक प्रोसेस हो जाती है। वॉल्केनिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में कौन कौन से? जैसे देखो बताता हूं। एक हो गई हमारे पास अभिसारित सीमा, दूसरी हो जाएगी हमारे पास अपसारित सीमा, और तीसरी यहां पर आगे वाले पेज में होगी, लेकिन मैं बताऊं समानांतर। क्या मतलब है सर आपका? अभी समझाता देखो। देखो ये जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हो ना, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हो, इस सीमा को अभिसारी सीमा बोलते हैं। अभिसारी पास आ रही हो तो इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो तो उसे बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये सब मैंने 7th क्लास की बुक में पढ़ाया आपको। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये हो जाएगा हमारे पास रूपांतरित सीमा। ये हमारे पास रूपांतरित सीमा या पैरेलल प्लेट बाउंड्री। इसमें एक प्लेट इस साइड में मूव कर रही और दूसरी प्लेट हमारे पास इस साइड में मूव कर रही। ये हमारे पास हो जाएगा समानांतर प्लेट सीमा।
ये हमारे पास अभिसारी जो दो पास आ रही, अपसारी जो दो जा रही, समानांतर ये पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और पैरेलल प्लेट बाउंड्री। सर होता क्यों है, अभी समझते देखो होता क्यों है। जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बाकी तो डिटेल मैंने बताई है और आगे की क्लासेस में और बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास पूरी ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, क्रस्ट या स्थल मंडल है जो भी हम देख रहे थे, प्लेट है, इसे आप प्लेट कह लो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मेंटल वाला जो भाग है, ये 7th क्लास की बुक में देखिएगा कि मेंटल वगैरह क्या है। मेंटल जहाँ से मेग्मा की उत्पत्ति होती है, अभी इतना समझ लो, नहीं भी पढ़ाया तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से यहाँ से मेग्मा की उत्पत्ति होती है। ये मेग्मा ऊपर जाएगा, यहाँ से उत्पत्ति हुई समन तरंगों के रूप में, या समन तरंगों की उत्पत्ति हुई ऐसे समझ लो, समन तरंगों की उत्पत्ति हुई। और ये समन तरंगे यानी टेम्परेचर के कारण से हुई, नीचे हाई टेम्परेचर है ऊपर लो टेम्परेचर, तो इसके कारण से उत्पन्न होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ से टकराएगी, ये प्लेट के इस हिस्से से टकराएगी, टकरा करके बाहर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो ये कंटिन्यूअसली ये काम करती रहेगी। तो धीरे 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 इस प्लेट के ऊपर इस साइड में एक फोर्स काम कर रहा है, दूसरा इस साइड में एक फोर्स काम कर रहा है, और धीरे 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 इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर करत करत अभ्यास वाली बात है। एक दिन ये प्लेट जो है इसमें क्रिक्स डेवलप होंगे, फॉल्ट डेवलप होंगे, फ्रैक्चर्स और फॉल्ट डेवलप होंगे, और एक दिन ये प्लेट यहाँ से टूटेगी और टूटने के बाद विपरीत दिशा में इस प्रकार से कुछ मूव करने लगेगी, कुछ इस प्रकार से ये विपरीत दिशाओं के अंदर मूव करने लगेगी या गति करने लगेगी। इसी को अपसारी प्लेट सीमा बोलते हैं, इसी को अपसारी प्लेट सीमा बोलते हैं, इसी को अपसारी प्लेट सीमा बोलेंगे, या इसे डाइवर्जेंट, इसी को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलेंगे, या इसे ही अपसारी प्लेट सीमा बोलेंगे। तो सर डाइवर्जेंट तो समझ में आ गया सर, कन्वर्जेंट अब देखो यहाँ पर आकर के नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ समझ लो कि एक दूसरा हमारे पास में कोई तप्त स्थल या हॉटस्पॉट है जहाँ से समन तरंगे उत्पन्न हो रही है, और ये समन तरंगे ऊपर जाके फिर इस साइड में, यहाँ पर भी हिस्सा है कोई, यहाँ से जाकर के यहाँ से ऐसे करके यहाँ टकराएगी, नीचे आएगी। तो देखो ये इस साइड में फोर्स लगा रही है, ये इस साइड में, तो या कोई दो अलग अलग मान लो की प्लेट्स हो, इस तरीके से दो प्लेटें पास आने की कोशिश करेगी, इस तरीके से दो प्लेटें पास होंगी। तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये पास में आ रही है नहीं एक दूसरे के, तो इसे अभिसारी इस तरह की स्थिति बन रही है, देखो इस तरह की स्थिति बन रही है, इसे अभिसारी प्लेट संचलन बोलते हैं, इसे अभिसारी प्लेट संचलन बोलते हैं, ठीक है ना, इसे अभिसारी प्लेट संचलन बोलते हैं, या इसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। पास में आ रही है ना ये, अब ये जब दो प्लेटें पास में आती है ना इस तरीके से, जैसे ये दो प्लेटें पास में आ रही हो, मान लो इस तरीके से ये आ रही है ये, तो इन दोनों में से आएगी तो टकराएगी, टकराएगी तो टकरा के जाएगी, एक प्लेट को नीचे जाना पड़ेगा, और कहाँ जाएगी सर, ये टकराएगी तो इनमें से एक प्लेट को नीचे जाना पड़ेगा। ये दो प्लेटें आ रही है, दोनों प्लेटें आपस में यहाँ पर टकराएगी, यदि दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो एक प्लेट टक्कर से, इस तरीके से दो प्लेटें आ रही है आपस में टकराएगी, टकराएगी तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट नीचे जाएगी, एक ऊपर ले जाएगी। सर कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? तो वो प्लेट नीचे जाएगी जो भारी है, जो हेवी है, जो भारी है वो नीचे चली जाएगी, जो प्लेट भारी है हैवी है वो नीचे चली जाएगी। और भारी कौन सी होती है? तो महासागरीय प्लेटें सामान्यतः भारी होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है, और महाद्वीप, क्योंकि ये बसाल्ट से बनी होती है, ये बसाल्ट से बनी होती है, और महाद्वीपीय प्लेटें जो होती है वो हल्की होती है, महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती है क्योंकि वो ग्रेनाइट से बनी होती है, महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती है क्योंकि वो ग्रेनाइट से बनी होती है, वो ग्रेनाइट से बनी होती है, और ये भारी होती है क्योंकि ये बसाल्ट से बनी होती है। वो किससे बनी होती है? वो ग्रेनाइट से बनी होती है। इस तरीके से याद रख लेना। तो भारी प्लेट नीचे जाएगी, नीचे बजाएगी, यदि नीचे जाएगी तो सर क्या होगा? नीचे जाएगी तो क्या होगा बताते हैं, देखो यही समझ लो आगे ताकि दिक्कत नहीं आए।
तो देखो जैसे मान लो कि एक प्लेट इस तरीके से नीचे जा रही है, जैसे हमारी यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाएगी या नीचे जाएगी, तो देखो इस तरीके से ये दूसरी प्लेट है, ये इस साइड में आ रही है, एक प्लेट यहाँ टकराने के बाद नीचे जा रही है। तो देखो इनके बीच में कोई सागर हो, महासागर हो, कोई अवसाद जमा हो, कुछ भी हो, तो उन अवसादों की इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है। इस तरीके से यदि बीच में कोई अवसाद हो, जैसे इंडिया के हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो दो प्लेटें टकरा रही है। दो प्लेटें कौन सी सर? एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब ये मत पूछेगा सर इंडो ऑस्ट्रेलियन का है, ये तो बताया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि जिसपे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। और ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है, ये आपके पास यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट। यूरेशियन प्लेट का अधिकतर हिस्सा महाद्वीपीय है, इसलिए महाद्वीपीय होने के कारण से ये प्लेट हल्की है। इसका काफी हिस्सा महासागरीय है। इस प्लेट का काफी हिस्सा महासागरीय है या ओशनिक है। इस प्लेट का काफी हिस्सा महासागरीय है, इसलिए ये प्लेट हैवी या भारी है। ये प्लेट भारी है, जबकि ये वाली प्लेट महाद्वीपीय प्लेट जो है ये हल्की है। जब ये दोनों टकराएंगी इस तरीके से, यदि दोनों टकराएंगी तो इसमें ये जो प्लेट है ये नीचे चली जाएगी, भारी प्लेट नीचे चली जाएगी। नीचे जाने के बाद में देखो इस तरीके से, अब ये मत कहिएगा कि इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, मैं ये कह रहा हूँ कि महासागरीय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ महासागरीय, मैं कह रहा हूँ इसका काफी हिस्सा महासागरीय है। जो हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बाउंड्री वाला हिस्सा है, ये तो दोनों ही प्लेटों का महाद्वीपीय है, ये तो दोनों ही प्लेटों का महाद्वीपीय है। समझ रहे बात को? लेकिन जो पीछे का हिस्सा है काफी, वो महासागरीय है। अभी दिखाऊंगा आपको वापस। तो यहाँ पर इनके बीच में, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, इसी तरीके से हमारा हिमालय बना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी समय 33 सागर था और दो प्लेटें ऐसे आपस में आई सामने, तो 33 सागर जो बीच में था वो संकुचित हो गया, वो कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड होकर के उसके जगह जो सेडिमेंट्स वगैरह थे वो किस में चेंज हो गए? वो एक तरीके से माउंटेन में चेंज हो गए, बन गए, पर्वत बन गया। बात समझ आ गई ना आपको? इस तरीके से होता है। देखो ये तो होगी अपने पास में। जब दूर जाती है तब क्या होता है? जब दो प्लेटें दूर जा रही होती है, जैसे ऐसे, जैसे दो प्लेटें दूर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर जा रही है, तब नीचे से मेग्मा निकलता है, सतह पर जमा होता है और नई सतह का निर्माण करता है, नई सतह का निर्माण करता है। पहले यहां पर भ्रंश घाटी बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। धीरे धीरे ये भ्रंश घाटी जो है ये नेसेंट सी या नए सागर के रूप में विकसित हो जाती है, नेसेंट सी के रूप। पहले प्लेट टूटेगी, फिर इस तरीके से होगा। यदि कहीं पर महासागरीय प्लेट पहले से टूटी हुई है, दो भागों में दूर जा रही है, तो फिर वो महासागरीय क्षेत्र है, तो फिर वहां कटक बन जाते हैं, कटक। ये ऊंची क्लासेस में थोड़ा ठीक से बताऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा रहा हूँ। कटक या रिज बन जाता है, 11th-12th वाली बुक्स में और डिटेल से बताएंगे। तो ये कटक बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करें, अब इसमें कुछ बात बच गई तो बता दूंगा मैं आपको। देखो ये रही थी वो प्लेट जो मैं कह रहा था, इसका अधिकतर हिस्सा महासागरीय। देखो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये देखो ये केवल इसका हिस्सा महाद्वीपीय है। दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो ये इसका केवल ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका ये महाद्वीपीय है, और फिर ये वाला हिस्सा महाद्वीपीय है। जो हाँ यहाँ पर ये टकरा रही है प्लेट, यहाँ पर देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस साइड में जा रही है, और यहाँ पर देखो यूरेशियन प्लेट इस साइड में आ रही है। इस तरीके से यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही है। देखो यूरेशियन प्लेट का अधिकतर हिस्सा महाद्वीपीय है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का देखो ये हिस्सा महासागरीय है। हाँ, जहां पर ये दोनों टक्कर कर रही है वो हिस्सा इसका भी महाद्वीपीय है, वो हिस्सा इसका भी महाद्वीपीय है, तो दोनों का हिस्सा महाद्वीपीय है। तो जब यहां पर बोला जाता है तो बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, जो कि दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट है, आपस में टकराएंगी, तो इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जा रही है, क्योंकि इसका पीछे वाला हिस्सा ही सही, लेकिन है तो ज्यादा महासागर से बना हुआ ना, तो ये हैवी हो जाएगा, और जो हैवी होगा वो अंदर जाता है। तो हमारे पास तीन सीमाएं होगी। एक अभिसारित होगी, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के, अभिसारित मतलब जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, जिसमें दो प्लेटें
एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे के पास आती है। जबकि अपसारित प्लेट वो होती है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाती है, ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा ना। चलो अब देखो क्या कहते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसल करके दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। फिसल करके नीचे वही प्लेट जाएगी जो भारी होगी, जो हैवी होगी, और भारी वो प्लेट होती है जिसका अधिकतर हिस्सा महासागरीय हो, इसका अधिकतर हिस्सा महासागरीय हो, क्योंकि वो बसाल्ट से बना होता है, और बसाल्ट जो है ये ग्रेनाइट से भारी होता है, ये भारी होता है, ध्यान रखना है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ 36 दिशा में भी गति करती है, जो हमने देखा था कि इस तरीके से गति करेगी, एक प्लेट इधर जा रही है दूसरी, जो कि रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है, पैरेलल प्लेट बाउंड्री बनाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। अभी समझाऊंगा कैसे हुआ। ये तो समझ गए ना, तीन गतियां, तीनों मैंने समझा दिया, पास आ रही, दूर आ रही। देखो अब भारत के भौतिक स्वरूप में ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग हमारा सबसे प्राचीन, ये गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र आते हैं। अब यदि इसने इतना बोला है तो समझाएंगे ये बात। तो आप देखो मैं बताता हूँ। एक हमारे वेगनर भाई साहब थे, भाई साहब कह लो, महोदय कह लो, जो कह लो कह लो, जो आपको ठीक लगे वो कह लो। देखो समझाता हूँ थोड़ा सा वेगनर वगैरह के बारे में, फिर आगे चलते हैं। तभी चीजें आपको समझ आएगी, ऐसे समझ आएगी नहीं। तो देखो वेगनर महोदय ने क्या कहा था। वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था 1912 के अंदर। क्या सिद्धांत दिया सर? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्यों बता रहे हो सर? इन सब चीजों को समझाने के लिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्हें अपन कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने इसमें क्या कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में? देखो कि ये जो हमारे जितने भी स्थल दिख रहे हैं आपको, ये सब एक जगह इकट्ठे थे। कार्बोनिफेरस काल वगैरह की बात करी, उतनी यहाँ पर दी नहीं है। ये सारे स्थल जो हैं ये एक जगह इकट्ठे थे, और इन सारे स्थलों को पेंजिया के नाम से जानते थे। सारे स्थल भाग इकट्ठे थे, इनको पेंजिया के नाम से जानते थे। जबकि इनके चारों तरफ एक महासागरीय भाग था, इनके चारों तरफ एक महासागरीय भाग था, इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा यानी अंदर एक पेंजिया हो गया जो कि सभी महाद्वीपीय भागों से मिलकर बना है। ये पेंजिया सभी महाद्वीपों भागों से मिलकर बना है, और ये पैंथालासा महासागरीय भाग है, चारों तरफ जो पानी है। कहते हैं कि बीच में किसी कारण से ये टूट गया, पेंजिया दो भागों में टूटा। टूटने के बाद इसका जो नॉर्थ भाग था ये लोरेंशिया या अंगारा लैंड कहलाया। ये लोरेंशिया या अंगारा लैंड कहलाया। जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है, ये गोंडवाना लैंड कहलाया। जबकि इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जो अंगारा लैंड है इसका, ये जो अंगारा लैंड है
ये इसके हिस्से कौन कौन थे, तो देखो नॉर्थ अमेरिका इसमें आता है और यूरेशिया, यूरेशिया का हम लोग यूरोप प्लस एशिया इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि गोंडवाना लैंड जो है हमारे पास में, इसके अंदर साउथ अमेरिका हो गया, आपके पास अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इसके बाद आपके पास में मेडागास्कर हो गया, इसके बाद आपके पास इंडिया हो गया, इसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके बाद आपके पास अंटार्कटिका हो गया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये इतने क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ गया? तो ये हो गया। अब ये जो है ना आपके पास में ये वाला हिस्सा मैं दिखाता हूँ, देखो उसके अंदर आपको मैप था ना वो पीछे, उसमें दिखा दो। ये जैसे आपके पास इसमें देखो, ये जैसे आपके पास साउथ अमेरिका है, ये आपके पास गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां से देखो मैं आपको लाइन खींच देता हूं, ये है ना, इसके नीचे मैंने जो रेड लाइन खींची है, इसके नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाता है, टूट गया था ये गोंडवाना लैंड के लिए। और इसके ऊपर वाला जो है ना ये लोरेंशिया या अंगारा लैंड कहलाया, ये हमारे पास अंगारा लैंड, ये हमारे पास अंगारा लैंड हो गया, ये नीचे वाला हमारे पास गोंडवाना लैंड हो गया। ये जो गोंडवाना लैंड है इसका साउथ अमेरिका भाग है, इसका अफ्रीका भाग है, इसका इंडोस्ट्रेन है, इसका ये वाले भाग है। तो इंडिया पहले इस जगह पे नहीं हुआ करता था। देखो आप इसका पूर्वी तट देखोगे ना तो इस तरीके से दिखेगा। ये कहते हैं कि ये मेडागास्कर के पास था, इसके संबंध में वेगनर ने बहुत सारे प्रमाण दिए थे। और फिर ये यहाँ से जो है नॉर्थ की तरफ खिसका। इसके खिसकने के कारण तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सबसे प्रमाणिक है, लेकिन वेगनर ने कहा कि ये गुरुत्वीय बल और बेयोंस फोर्स के कारण से, गुरुत्वीय बल या बेयोंस फोर्स के कारण से ये इस तरीके से खिसक रहा है, इसके कारण से ये इधर शिफ्ट हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है भाई, जिस भी फोर्स से खिसक रहा है, खिसक तो रहा ही है। चलो, तो ये इस तरीके से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सही बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो हिस्सा है ना ये पूरा नहीं था इंडिया वाला, ये सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया ही उस टाइम पे था। इतना ही हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा ही सिर्फ इंडिया इसके यहाँ पर लगा था। इसके ऊपर जो आपके पास उत्तरी मैदान दिख रहा है, उसके बाद आपके हिमालय दिख रहा है, ये उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे जब ये गोंडवाना लैंड का भाग था और वहाँ था। ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ। जब ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ नीचे कोई हॉट स्पॉट या तप्त स्थल मिल गया इसमें, इस हिस्से में कोई हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। सर हॉट स्पॉट या तप्त स्थल क्या होता है? हॉट स्पॉट या तप्त स्थल वो स्थान होता है जहां से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। ये मैग्मा की उत्पत्ति होती रही और सतह पर निकलता रहा, और इससे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण हो गया बसाल्ट प्रकार के, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में था तो बसाल्ट ही निकलेगा, तो बसाल्ट प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हो, बसाल्ट प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हो, बसाल्ट प्रकार की चट्टानों से। तो ये प्रायद्वीपीय भारत यानी जो साउथ में दिख रहा है सिर्फ आपके पास ये वाला हिस्सा, ये वाला, यही उस टाइम पे था, इसके उत्तर वाला हिस्सा नहीं था। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपके पास में? तो सबसे प्राचीन हो जाएगा सर हमारे पास में, सबसे प्राचीन हो जाएगा सर हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। सबसे प्राचीन हो जाएगा हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया सबसे प्राचीन हो जाएगा। याद रखना, याद रह जाएगा ना। तो ये बात समझाने के लिए कर रहा था मैं। तो इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। समझाई दिया ये बात आपको मैं, इस तरीके से देख लिया था हम लोगों ने, ये समझाई दिया मैंने आपको। समन्वय धाराओं ने ऊपर पट्टी को अनेक टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने कहा ना, जैसे ये आपके पास ये क्रस्ट है या स्थल मंडल है, इसके नीचे से ये ऊपर की तरफ चलने वाली समन तरंग है, इन समन तरंगों के कारण से ये आपके पास में ये टूटी है और अलग अलग भागों की तरफ जा रही है, अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। अब देखो, उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई।
33 भूसन्नति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वत का निर्माण हुआ। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, बिल्कुल है, जिसके ऊपर है उत्तर में अंगारा भूमि है। ये तो बता दिया मैंने आपको, समझा दिया गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है। अब यहाँ पर ये बात है कि कैसे हिमालय बढ़ा, तो मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे आपको वेगनर ने बताया था ना कि हमारे पास ये शुरू के अंदर ये पेंजिया था, ये पेंजिया था, ध्यान से सुनना बात। और इसके चारों तरफ इस तरीके से पैंथालासा था, ये पैंथालासा था। ये पेंजिया ब्रेक हुआ दो भागों में, इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड हो गया और दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। उत्तरी भाग इसका अंगारा लैंड हो गया, दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड हो गया। इस एक का मैंने बताया दिया कि ये बाद में फर्दर टूटा, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बन गया। और ये फर्दर टूटा तो आपके पास साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये बन गए। ये भाग, ये हिस्से इस तरीके से इनके बन गए थे। लेकिन जब ये टूटा तो इनके बीच में ये समुद्र का पानी अंदर चला जाएगा ना, तो यहां से एक 33 सागर का निर्माण हो गया, 33 सागर का निर्माण हो गया। इस 33 सागर के निर्माण को 33 सागर का खुलना बोलते हैं, इसे 33 सागर का खुलना बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ 33 सी बोलते हैं, 33 सागर का खुलना बोलते हैं इसे, ओपनिंग ऑफ 33 सी बोलते हैं, याद रखना। यानी जब ये पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड ऊपर की तरफ हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया, तो इनके बीच में एक 33 सी बन गया। समय के साथ इसमें 33 सी में अवशेष जमा होते गए, अवशेष जमा होते गए। फिर ये आपके पास में यूरेशियन प्लेट थी, ये नीचे की तरफ आ रही थी, यूरेशियन प्लेट जो है ये नीचे की तरफ आ रही थी, ये समझ लो कि इस तरफ इधर आ रही थी, इस साइड में। और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ जा रही थी, ऊपर जा रही थी। इनकी यहाँ पर होगी टक्कर, लेकिन इनके बीच में था 33 सागर। जैसे जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ खिसकेगी, यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ खिसकेगी, इसे 33 सागर का संकुचन होगा। इस 33 सागर का संकुचन होगा, इस 33 सागर का संकुचन होगा, मतलब धीरे धीरे ये कंप्रेस होता जाएगा, 33 सागर का धीरे धीरे संकुचन हो जाएगा और इस तरीके से संकुचित होगा 33। और एक दिन आएगा कि एकदम पास में आ जाएंगी ये, इस तरीके से मान लेते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर जा रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो इधर आ रही है। एक दिन इनके, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो गया, इरेजर क्यों नहीं हो रहा? देखो तो देखो ये इस साइड में जा रही है, दूसरी प्लेट इस साइड में, ये यूरेशियन प्लेट इधर आ रही है। एक टाइम आएगा कि इनके टक्कर होगी, इनमें टक्कर होगी तो धीरे धीरे पास आएगी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इसका पीछे वाला हिस्सा ज्यादा महासागर है। ये दोनों टकराएगी तो, और इनके बीच में जो महासागर है ये सिकुड़ेगा। ये सिकुड़ने के बाद में इस तरीके की कुछ कंडीशन बनेगी, ऐसे ये चली गई इस प्लेट के नीचे और ये रह गई यहाँ पर। और यहाँ पर जो 33 सागर था उसमें अवशेष जमा थे, उनका इस तरीके से फोल्डिंग होगी और बनेगा एक फोल्डिंग होने से इस तरीके से दोनों तरफ से फोर्स लग रहता है, संपीड़न बल लगता है, इसे कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और इसकी फोल्डिंग से यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा जिसे हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं और उस पर्वत का नाम है हिमालय। वलित हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाएगा। 33 भू अवनति के अवसाद से ही इसका निर्माण हुआ है। समझ गए किस तरीके से? वो 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का विकास हुआ। कैसे? जैसे मान लो कि हिमालय का ऊपर ही विकास हो गया, ये प्लेट नीचे गई, जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरीके से नीचे जाएगी तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास ये यूरेशियन प्लेट है, इस जगह पे हमारा हिमालय ऊपर उठ गया तो यहाँ पर एक ट्रेंच बन जाएगा, इस जगह पे एक द्रोणी या ट्रेंच बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से नदियाँ कंटिन्यूसली पानी लेके आएगी, आगे जाएगी इस तरीके से, ऐसे जाएगी तो इस ट्रेंच के अंदर कंटिन्यूसली मिट्टी ला के बनाएगी तो यहाँ पर एक मैदान बन जाएगा इस जगह पे। और जो यहाँ पर ये मैदान बना है ना, यहाँ पर जो ये मैदान का निर्माण हुआ है ना, ये गंगा का मैदान है।
तो गंगे का निदा मैदान जो है लगभग 2 किलोमीटर इसकी आपको ये मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। 2 किलोमीटर गंगा का मैदान, काफ़ी गहराई मिलती है गंगा के मैदान की, ध्यान रखना आपको इस बात का, ठीक है ना। चलो तो आगे चले, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। द्रोणी का निर्माण हुआ, उसके अंदर फिर ये अवसाद जमा होते रहे। तो इनको देखो विभाजित किया जाता है किस तरीके से, भौगोलिक आकृतियों को किस तरीके से बांटा है। तो अभी हमने देखा कि किस किस तरीके से निर्माण हुआ। हमने सबसे पहले देखा कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना, कैसे बना, ये उत्तर की तरफ खिसकता रहा, ये बसाल्ट चट्टानों से बन गया। इसके बाद अंदर यहाँ पर आया तो हिमालय बना सबसे पहले, उसके बाद हिमालय के साथ साथ यहाँ पर एक बीच में द्रोणी बन गई, ट्रेंच बन गया। क्यों बना मैंने बताया, इस द्रोणी के अंदर धीरे 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 मिट्टी इकट्ठी करते गए तो ये एक तरीके से मैदान बन गया। इस तरीके से हम इसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो उत्तरी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हमने देखा था कि सर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। बहुत बढ़िया। उत्तरी मैदान ये कैसे हुआ है सर, ये ट्रेंच या उस गर्त के अंदर लगातार नदियों के द्वारा लाए गए पानी और मिट्टी से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार ये तो सर सबसे पहले बन गया था, ये प्रायद्वीपीय पठार तो सर सबसे पहले बन गया था, और ये तो उस टाइम पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था सर। इसका ऊपरी भाग जो बसाल्ट का बना है ये इसके आगे खिसकने से बना है। भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट कैसे बना सर, इंडियन डेजर्ट जो है ये एक तरीके से टैथी सागर के अवशेष के रूप में मानो। तटीय मैदान ये राजस्थान में और डिटेल से पढ़ा था। तटीय मैदान कैसे बने हैं सर, तटीय मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं सर। द्वीप समूह कैसे बने हैं सर, 2 द्वीप है, एक हमारे पास में लक्षद्वीप है, दूसरा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार है, दूसरा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार है। जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भविती द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हमारे पास में ज्वालामुखी द्वीप है, ये हमारे पास ज्वालामुखी, ध्यान रखना इस तरीके से बनता है। तो देखो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वतमाला है। यहाँ पर अब हिमालय की चर्चा होने लगी है, यहाँ पर हम हिमालय का डिस्कशन करते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण सर प्लेटों के अभिसरण से हुआ सर, प्लेटों के अभिसरण से हुआ, अभिसरण से हुआ। आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसके कारण से जितनी नीचे जा रही है उतना हिमालय ऊंचा उठ रहा है, और जिसकी ग्रोथ अभी भी जारी हो उसे युवा हिमालय बोलेंगे। इसलिए हिमालय को नवीन हिमालय, कारण ये है कि आज भी इसका उत्थान जारी है। और वलित पर्वत श्रृंखला या फोल्डेड माउंटेन क्योंकि अपोजिट साइड से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसके कारण से हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक सेंटेंस क्या, एक अवरोध के रूप में, तो बताता हूं। देखो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची, और विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। यदि हिमालय का लंबाई देखोगे तो 2400 किलोमीटर है, एक सर्कल, हाफ सर्कल के रूप में, अर्धवर्त के रूप में इस तरीके से फैला हुआ। अभी दिखाऊंगा आपको। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 और अरुणाचल प्रदेश में 150 है। बताता हूँ देखो कैसे। ये रहा हिमालय, देखो इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही थी, बता ही दिया मैंने, बहुत बार समझा दिया। इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है, इधर से आपके आ रही है क्या, यूरेशियन प्लेट, इधर से आ रही है आपके पास यूरेशियन प्लेट, इधर से आ रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर से आ रही है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों आपस में टकराएगी, ये दोनों आपस में क्या करेगी, दोनों टकराएगी। और जब ये दोनों टकराएगी इस तरीके से आपस में, इस तरीके से, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जाएगी और यूरेशियन प्लेट ऊपर रहेगी। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना बात। जैसे ये प्लेट आ रही थी तो पहले ये वाला हिस्सा टकराया यूरेशियन प्लेट से, ये वाला हिस्सा टकराया। इस तरीके से मान लो कि ये प्लेट है आपके पास, ये आ रही है, तो ये हिस्सा टकराया इसका, तो ये हिस्सा पहले नीचे दबा, तो पहले ये नीचे दबा, तो यहाँ से इसकी उत्थान हुआ।
फिर धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ता गया इसके, तो इस साइड से टकराया, फिर ये इस साइड से टकराया, पहले इस साइड से टकरा तो फिर इस साइड से, यानी पूर्वी भाग से टकराया। जैसे ये हिस्सा नीचे जाने लगा ये पीछे हटने लगा, ये इधर वाला हिस्सा पीछे हटने लगा, जो पश्चिम वाला है ना, ये वाला पश्चिम वाला हिस्सा पीछे हटने लगा धीरे धीरे इस तरीके से, और ये हिस्सा धीरे नीचे जाते गया। तो ये पूर्वी हिमालय ऊंचा उठ गया काफी, ऐसे लग रहा है कि आपको पूर्वी नीचे होगा, लेकिन पूर्वी हिमालय ऊंचा है, ये काफी ऊंचा उठ गया और संकरा हो गया, क्योंकि ये गहराई में जा रहा है, तो दबा रहा है यहाँ से, तो गहराई में जा रहा है, जबकि वो वाला है ये पीछे की तरफ खींच रहा है। तो जब ये पहले ये प्लेट इस तरफ आई, इस तरफ आई, तो यहाँ पर जैसे आपके पास ये सिंधु नदी को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा इसने इस तरीके से सिंटेक्शियल बैंड लिया हुआ है। सिंधु नदी को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसने इस तरीके से सिंटेक्शियल बैंड लिया हुआ है, इस तरीके से सिंटेक्शियल बैंड, इस तरीके से इस नदी के अंदर सिंटेक्शियल बैंड है, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर ये जब इसके बाद पहले टकरा गई और फिर ये पीछे की तरफ खींच गया, और अब देखो यहाँ पर फिर जब टकराई तो इस तरीके से ये इस सगे इरोशन प्लेट से, तो इस हिस्से में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो नदी जो है ये आप देखोगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो नदी देखोगे तो ये भी यहाँ से इस तरीके से अचानक मुड़ी है। तो हिमालय यहाँ पर भी सिंटेक्शियल बैंड लिया हुआ है, और यहाँ पर ये भी हिमालय यहाँ पर भी सिंटेक्शियल, क्योंकि पहले यहाँ से टकराया फिर यहाँ से टकराया, दो जगह से है, पश्चिम से भी, और यहाँ सांगपो नदी बताती है कि इस कारण से इधर मुड़ा, और यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी बताती है या सिंधु नदी यहाँ पर बताती है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये भाग हो गया। अब ये इस तरह के आपके नीचे की तरफ खींच गया, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ खींच गया, और ये वाला जो हिस्सा आपके पास में ये इस तरीके से दब गया। तो यहाँ पर हिमालय संकरा है, यहाँ पर हिमालय संकरा है जबकि ऊंचा है, यहाँ पर हिमालय चौड़ा है, यहाँ पर हिमालय चौड़ा है लेकिन नीचा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक यदि हिमालय की लंबाई को मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग 2400 किलोमीटर है, लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग, या आप देखोगे तो लगभग 2400 किलोमीटर। लेकिन आप यदि देखोगे तो यहाँ से चौड़ा हो गया, तो देखो यहाँ लगभग इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर में, कारण है कि पीछे किसका, और यदि यहाँ पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई देखोगे तो लगभग 150 किलोमीटर है, काफी कम है, ये 150 किलोमीटर चौड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना चौड़ा है सर, यहाँ पर 400 किलोमीटर चौड़ा है सर, यहाँ पर कितना चौड़ा है सर, यहाँ पर 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस तरीके से आपको 400 किलोमीटर चौड़ा, यहाँ पर 150 किलोमीटर चौड़ा, ये ध्यान रखना है, याद रह जाएगा ना। अब देखो इस तरीके से ये पूरा आपके पास हिमालय हो गया, पूरा ये इस तरीके से। अब हिमालय कई भागों में बंटा है, तो नवीन पर्वत श्रृंखला एक तो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि आज भी ये इंडोस्ट्रियल प्लेट इसके नीचे जा रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, याद रखना है, ये इस तरीके से दिमाग में बिठा के ये बात रखनी है, याद रह जाएगी, ठीक, याद रह जाएगी। और क्या कह रहा है ये तो बात समझा ही दिया मैंने। अब देखो और क्या कह रहा है, देख लेते इसके भाग वगैरह कौन से हैं क्या। देखो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, बताता हूं, देखो इसकी सब चीजें मैं ऐसे बता देता हूं। तो हिमालय है ना हमारा, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सर कौन कौन से भागों में, 4 भागों में, देखो एक है हमारे पास में ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय सर, ट्रांस हिमालय, इधर लिखते हैं, देखो छोटा पड़ जाएगा, ये जो आपको हिमालय दिख रहा है निर्माण कैसे हुआ क्या हुआ पता है ना, इसको हम बांटते हैं 4 भागों में। एक हो जाएगा हमारे पास ट्रांस हिमालय, एक इसका हो जाएगा महान हिमालय, एक हो जाएगा हमारे पास लघु हिमालय, एक हो जाएगा हमारे पास शिवालिक हिमालय, समझ रहे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बांटते हैं। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, सबसे नॉर्थ में देखोगे तो ट्रांस हिमालय, उसके जस्ट नीचे आ जाओगे तो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, उससे नीचे आ जाओगे तो स्मॉल हिमालय, उससे भी नीचे आ जाओगे तो फिर शिवालिक हिमालय। इस तरीके से बांट सकते हो, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बांट सकते हो। सर ट्रांस हिमालय में कौन, ट्रांस हिमालय आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कभी मैप खोलोगे तो। ट्रांस हिमालय के लिए क्या करें,
सर ट्रांस हिमालय के लिए आप एक काम करो, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से सर? एक हो जाएगा हमारे पास काराकोरम, ये देखने को मिलेगा आपको, एक रेंज हो जाएगी काराकोरम, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है काराकोरम। दूसरा कौन सा हो जाएगा सर? दूसरा हो जाएगा हमारे पास लद्दाख। तीसरा कौन सा हो जाएगा सर हमारे साथ? जाश्कर। काराकोरम, दूसरा हो जाएगा हमारे पास लद्दाख, तीसरा हो जाएगा हमारे पास जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो जाएगा ना। 3 श्रृंखलाएं होगी पर्वत, देखो जैसे ट्रांस हिमालय एक साथ 3 श्रृंखलाओं को कलेक्टिवली बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये काराकोरम हो गई, इस काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख हो गई और इस लद्दाख के दक्षिण में जाश्कर हो गई। ये तीनों पर्वत श्रेणियों को कलेक्टिवली काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय बोलते हैं। देखो ये काराकोरम आपको दिख जाएगा, ये काराकोरम। इसके नीचे देखो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखो जास्कर श्रेणी भी दिखाया है। इन तीनों को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तीनों दिखाया हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जाश्कर। ठीक है ना। देखो ये पामीर की गांठ, विश्व की छत के रूप में पामीर ग्रंथि है। ये देखो ये क्युन, यहाँ पर हिंदुकुश रेंज है, यहाँ से निकली हुई, यहाँ से क्युनलुन श्रेणी निकली हुई है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास काराकोरम, हिमालय, लद्दाख और जाश्कर हो गए, ये तीनों हो गए। अब इस काराकोरम वाले रीजन में आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर काराकोरम वाले रीजन में, तो यहाँ पर एक चोटी स्थित है काराकोरम वाले रीजन में, उसका नाम है केटू। केटू मतलब गाढ़वीन आस्टीन नाम है उसका, गाढ़वीन आस्टीन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गाढ़वीन आस्टीन जो है ये भारत की क्या है? ये भारत की, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है केटू गाढ़वीन आस्टीन। ये आपके लद्दाख वाले रीजन, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी वाले रीजन के अंदर यहाँ पर आती है। फिर इसके बाद आपको देखोगे तो लद्दाख रीजन है, उससे जस्ट नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र है ना, ये लद्दाख मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ये लद्दाख मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ये लद्दाख मरुस्थल भारत का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल है। ये भारत का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल है, भारत का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल है, सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल के रूप में जानेंगे किसको? लद्दाख मरुस्थल। तो ये ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी है, तो इसे बोलेंगे ट्रांस हिमालय के रूप में जानेंगे। तो बात सही समझ में आ गई होगी कि ट्रांस हिमालय किसको बोलेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो ये आपके पास काराकोरम दिख रही है, लद्दाख दिख रही है, जाश्कर, ये देखो तीनों श्रेणियों को बोलेंगे। यहाँ पर देखो काराकोरम पास दर्रा भी लिखा है, ये काराकोरम पास भी बना हुआ है यहीं पे, और इसी काराकोरम पास के पास ही केटू गाढ़वीन आस्टीन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद आपको दूसरा हिमालय मिलेगा, उसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। उसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। इसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। याद रखना है क्या नाम है? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय उसका नाम है। ये जो ग्रेट हिमालय या जो महान हिमालय, इसको हम बांटने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक ही तरीके की श्रेणी है। इसका विस्तार बता रहा हूं मैं। इसका विस्तार जो है ये आपको दिखेगा नंगा पर्वत से, ये सबसे ऊंचा है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक। सर ये क्या अभी बताते थे, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिटा दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे मिटाना ठीक नहीं रहेगा, इसे इरेजर से मिटा दो। देखो देखो ये जो है आपके पास में इसका विस्तार, ये देखो यहाँ से महान हिमालय मिलेगा, यहाँ पर आपको नंगा पर्वत दिखेगा, ये लिखा है नंगा पर्वत। यहाँ से लेके देखो ये यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर नामचा बारवा, यहाँ तक ये महान हिमालय एक लाइन से आपको दिख जाएगा, नंगा पर्वत से लेकर के इस तरीके से नामचा बारवा।
ये महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कौन? महान हिमालय। ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक है। लगभग इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो 6100 मीटर है। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये विश्व की सब जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो आपको ज्यादातर इसी में दिखेगी। जैसे देखो ये दिख जाएगी आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी। देखो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। देखो ये देखो आपके पास माउंट एवरेस्ट दिखेगी, दिख रही है आपको? ये नेपाल के अंदर है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। अभी आपको 5-10 दिन पहले ही चाइना के साथ डिस्प्यूट के चक्कर में ये चर्चा में रही कि उसने इसका नाम यूज कर लिया कुछ। सागर माथा के रूप में जानते हैं इसको नेपाल के अंदर। ये नेपाल और चीन की बाउंड्री पर है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। 8,848 किलोमीटर इसकी हाइट है और नेपाल के अंदर है। मान लिया एक नाम से पूछे तो नेपाल के अंदर। यहाँ पर देखो हमने देखा था कि ये केटू, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये रही केटू। ये केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी, लेकिन ये इसका महान हिमालय का हिस्सा नहीं है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि नेपाल और सिक्किम वाली बाउंड्री पर है। कंचनजंगा ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये महान हिमालय का ही भाग है। विश्व एक भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको नंदा देवी और कामेर दिखेंगे उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर नंदा देवी दिख जाएगा और कामेर दिख जाएगा। देखो ये उत्तराखंड के अंदर, ये भारत की अन्य चोटियों के अंतर्गत आते हैं। ये नामचा बारवा भी एक तरीके से भारत का हिस्सा है। ये नामचा बारवा ये भारत के कुछ हिस्से हो गए। अब देखो आपको ये नेपाल में मिलेगी, धौलागिरी हो गई आपके पास, अन्नपूर्णा हो गई, ये जितने भी आपको इस तरह का नाम दिख रही है, मक्कालू हो गई, ये नेपाल के अंदर कुछ चोटियां हैं जो कि इस महान हिमालय का हिस्सा ही है। महान हिमालय का तो ऊंची ऊंची चोटियां जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इस महान हिमालय के अंदर मिलेगी। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? मैं दिखाता हूँ। देखो देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है सर? नेपाल के अंदर है। कितनी ऊंचाई है? 8,848। कंचनजंगा कहाँ है सर? ये महान हिमालय की चोटियां दी है इसलिए केटू नहीं है, भारत में है सर। कितना ऊंचा? ये हाइट याद करने की जरूरत नहीं है। मकालू कहाँ भी मैंने बताया था, नेपाल में है सर। ये हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से टॉप से 4-5 के नाम ध्यान रख लीजिए। इनमें से कभी पूछ ले इनमें से सबसे ऊंची कौन है, तो धौलागिरी ये भी नेपाल के अंदर है सर। नंगा पर्वत ये उत्तराखंड में मैंने अभी आपको बताया था, भारत के अंदर है। अन्नपूर्णा ये आपके पास नेपाल के अंदर है सर। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में, भारत में है सर। कामेर ये भी उत्तराखंड में, भारत के अंदर है सर। ठीक है, नामचा बारवा ये भी भारत के अंदर है सर। ये गुरुल्ला मंदाता ये भी नेपाल के अंदर, ये नेपाल के अंदर है। इस तरीके से ये आपके पास टोटल पर्वत श्रृंखलाएं होगी। ये हाइट की इसकी याद नहीं, ऊपर से नीचे 2-4 का सीक्वेंस याद रख लीजिए। ठीक, अब देखो हिमालय के बारे में क्या कहा हुआ है यहाँ, क्या कहा हिमालय के बारे में? पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलेगी। बिल्कुल है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, देख लिया हम लोगों ने। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला के महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। ये महान हिमालय को सबसे उत्तर में बता रहे हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय को। तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री के रूप में भी जानते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई, लगभग 6,000 या 6100 मैंने कहा था। सर्वाधिक ऊंचे इसी में मिलते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। हिमालय मतलब महान हिमालय की बात हो रही जो भी हम पढ़े थे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके बाद कौन सा हिमालय? मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के हिमालय हो गए हमारे पास। कौन कौन से बताए सर आपने? बताते थे। जैसे हिमालय को हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में हमारे पास ट्रांस हिमालय था, वो देख लिया, काराकोरम, लद्दाख और जाश्का। उसके बाद महान हिमालय था। महान हिमालय देख लिया, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां महान हिमालय के अंदर है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता लघु हिमालय। अब हमें यहाँ देखना है लघु हिमालय।
ठीक है ना। यहाँ पर हमें लघु हिमालय की बात करनी है, लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय की बात करते हैं। देखो लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय की, देखो इसे मिडल हिमालय भी बोलते हैं, इसे मिडल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कुछ भी कह सकते हैं आप, स्मॉल हिमालय कह सकते हैं, इसे मिडल हिमालय कह सकते हैं, इसे लघु हिमालय कह सकते हैं, इसे मध्यम हिमालय कह सकते हैं, इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसे स्मॉल कह सकते हैं, इसे मिडिल कह सकते हैं, इसे लघु कह सकते हैं, इसे मध्यम, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये इसकी भी आपको नाम इसी तरीके से मिलेगा और चोटियों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम मिलेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, उसके बाद मिलेगा धौलाधर, उसके बाद मिलेगा नाग टिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा, 3 पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में दिखेगी आपको, यहाँ पर दिया है नहीं मुझे नहीं पता, जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधर आपको दिखेगी हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा दिखेगी आपको उत्तराखंड में। ये इस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं दिखेगी, वो स्मॉल हिमालय। पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा ये स्मॉल हिमालय जहाँ पर ये दिखे आपको, पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा, ध्यान रखना है इनका, ठीक है ना। पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा यहाँ पर दिखेंगे आपको। ये हिमालय उस हिमालय से नीचा है, उतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचा महान हिमालय सबसे, इसके दक्षिण में दिखेगा आपको। और यहाँ पर इस तरीके से विस्तृत है ये, इस क्षेत्रों के अंदर हिमाचल वाला हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ तक इस तरीके से ये विस्तृत है। तो ये समझ आई आपको बात या नहीं है? तो देखो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़न के कारण से ही हुआ है, वो तो बता ही दिया कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण से। इसकी ऊंचाई औसत है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। तो पीर पंजाल श्रृंखला मैंने अभी बताया उसी का हिस्सा है। धौलाधर आपको मैंने बता ही दिया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। महाभारत इसी का भाग है, लेकिन ये नेपाल के अंदर है। और नाग टिब्बा वाला इसमें दिया नहीं, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। जैसे आपके पास में मान हिमालय हो गया ये, इस मान हिमालय के बीच में यहाँ पर हो गया स्मॉल हिमालय। इनके दोनों के बीच में एक घाटी है, ब्रश घाटी, या इसे कश्मीर घाटी भी कह लो। यहीं पे कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी, इसी को जाना जाएगा कश्मीर घाटी के रूप में भी, ब्रश घाटी, कश्मीर घाटी। इसको MCT के नाम से भी जानते हैं। MCT क्या होती है सर? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से भी। और इस क्षेत्र के अंदर जो है नदी बहती है, नदी का प्रवाह है इस क्षेत्र में, और उस नदी का नाम है झेलम नदी बहती है। तुम लोगों ने वो कश्मीर की केसर नाम सुना होगा ना, करेवा, वो भी इसी क्षेत्र के अंदर है। कुछ पर्यटन स्थल भी है जिसका नाम बता रहे हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ, ये हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ, लेकिन ये इसी क्षेत्र, ये इसी दोनों के बीच में, मान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही है ये कांगड़ा घाटियाँ और कुल्लू घाटियाँ, ठीक है ना, याद रखना है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ इनके बीच में स्थित है, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी, ध्यान रखना है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, सबसे बाहर। मैं देखा था हम लोगों ने, याद है? कहाँ चला गया मेरे भाई? ये देखो सबसे पहले सबसे अंत में शिवालिक। तो सबसे उत्तर में ट्रांस, फिर महान, फिर लघु और फिर शिवालिक। देखो ये शिवालिक दिखाया हुआ, ये शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इसका निर्माण जो नदियां वगैरह हिमालय से उतरती है, अवसाद लेके आती है अपने साथ, उन्हीं सेडिमेंट्स के फोल्डिंग के कारण से हुआ है। तो उन्हीं अवसादों से जमा हुआ है, और ये बहुत ऊंची नहीं है, इनमें सबसे कम हाइट है इसकी, इसलिए इससे कम ही नदियाँ निकलती है। और जो भी निकलती है वो, जैसे आपके पास गग्गर वगैरह निकलती है, राजस्थान में आती है, तो वो फिर ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाती। जो भी नदियाँ महान हिमालय से निकलती है वो ज़्यादा दूर तक जाती है, महान हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ज़्यादा दूर तक जाएगी,
ग्रेट हिमालय से निकलने वाली। तो याद रखना है उनकी ग्रेट हिमालय से कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है, महान हिमालय से, याद रह जाएगा आपको। इसके बाद तो ये शिवालिक हिमालय था सबसे दक्षिण में। देखो अच्छा ये रह गया क्या आपके पास, आगे चला गया क्या मैं? हाँ तो देखो इसकी जो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक हिमालय है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई बहुत कम है, देखो 900 से 1100, क्योंकि ये अवसादों से बनी है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ध्यान रखना अवसादों से। ये घाटियां जो है वो बजरी बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच, निम्न का मतलब हो गया मध्य हिमालय जो भी पड़ा था, या लघु हिमालय, तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं, दून के नाम से, दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये हो गया जो घाटी है वैली, ये हिमालय पर्वत दिखाया है इस तरीके से। अब देखो उत्तर दक्षिण में हमने भी क्लासिफिकेशन किया था कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय, लघु हिमालय, स्मॉल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। इसके बजाय हम लोग जो है वो क्षेत्रीय आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें रिवर के आधार पर भी, पश्चिम से पूर्व भी क्लासिफिकेशन होता है जो कि नदियों के आधार पर होता है, जो कि रिवर्स के आधार पर होता है, नदियों के आधार पर होता है, कर सकते हैं। जैसे इसके आधार पर कश्मीर हिमालय हो जाएगा, या पंजाब हिमालय हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, आपके पास नेपाल हिमालय हो जाएगा, उसके बाद असम हिमालय हो जाएगा। तो इनमें जो पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण है, इसके आधार नदी घाटियां हैं। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। देखो मैं बताता हूँ, नाम बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास सिंधु नदी है, ये आपके पास आ रही है सतलज नदी है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच जो हिमालय है ना, ये वाला सिंधु और सतलज के बीच में, इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसी को पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस किस के बीच में? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में। दूसरा है हमारे पास में इस सतलज नदी, यहाँ पर एक नदी आती है काली नदी, जो कि इस नेपाल वाली बाउंड्री से आती है, जो वहां पर काली कहते हैं, भारत में शारदा कहते हैं इसको। देखो शारदा नदी, इस शारदा या काली और इस सतलज नदी के बीच में, दोनों के बीच में जो हिमालय, इस हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, इस हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया वो बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आ जाओगे, आगे चलोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास तीस्ता नदी है, ये आपके पास तीस्ता नदी होगी। तीस्ता और काली के बीच का जो हिमालय, इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना, नेपाल हिमालय, क्लासिफिकेशन हो गया ना। तो इसके तीस्ता और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय। तो ये हो गया आपके पास कश्मीर और हिमालय, पंजाब हिमालय सबसे उधर। यहाँ पर हो गया हमारे पास कुमाऊं हिमालय, ये हो गया हमारे पास नेपाल हिमालय, और ये हो गया हमारे पास असम हिमालय। इस तरीके से इन सारे हिमालयों का आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। देखो नदी घाटियों के आधार पर क्लासिफिकेशन है। पश्चिम से पूर्व तक क्रम से कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय नाम से जानते हैं। सतलज और काली के बीच का हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और काली के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीस्ता और दिहांग के बीच की नदियों के बीच के को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको बताया दिया। अब यहाँ पर इन ब्रह्मपुत्र नदियों वगैरह के बारे में कहा है, वो देख लेंगे अपन लोग। पूर्वी पहाड़ियों के बारे में कहा है, मीजो पहाड़ियाँ वगैरह, तो ये हम लोग जो है ये कल के लेशन में या नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा नहीं बचा तो बता ही देता, क्या बचा, ज़्यादा कुछ नहीं, खत्म करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैंने बताया था कि इस तरीके से सिंटेक्शियल बैंड दिया हुआ है, इसे वहाँ पर दिहांग कहते हैं, तिब्बत के अंदर, सॉरी इसके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग शांग को,
यारलुंग शांगपो कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर दिहांग बहुत ही बड़ा, यदि ये आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत गहरा गोर्स बनाती है और आपके पास में सिंधु नदी भी गहरा गोर्स बनाती है। के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेता है, जिसको मैंने कहा था कि सिंटेक्शियल बॉन्ड, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, सिंटेक्शियल बैंड लेता है दोनों तरफ, याद है ना। अब हमारे पास इसी तरीके से पूर्वी हिमालय भी है, इसी तरीके से हमारे पास पूर्वी हिमालय भी है। सर कहाँ पर है बताता हूँ, देखो ये जैसे यहाँ पर है, इस तरीके से, ये इस तरीके से टर्न लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो आपके पास में पटकई बूम हिल्स है, यहाँ पटकई बूम है, मिसमी है, पहले मिसमी हिल्स है, फिर यहाँ पर पटकई बूम हिल्स है, फिर यहाँ नागालैंड वाले क्षेत्र में नागा हिल्स है, फिर यहाँ पर मणिपुर हिल्स है, और इसके नीचे चले जाओगे तो मिजो हिल्स है। आपके पास मिसमी हिल हो गई, पटकई बूम हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, मणिपुर हिल्स हो गई, मिजो हिल्स हो गई। इस तरीके से बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ध्यान रखना है उन पहाड़ियों का, ठीक है ना। तो पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ घने जंगल से ढकी हुई है, क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है एक तरीके से ज़्यादा जैव विविधता से संपन्न है। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं में घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकई बूम है, नागा है, मिजो है, मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये मिजो पहाड़ियों की पिक्चर दिखाई हुई है कि किस तरह की लगेगी। अब हमारे पास उत्तरी मैदान है, इसको हम कल करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें अपन लोग कल देखेंगे। इसके लिए आपको एनरोलमेंट करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, तो मैं दिखाता हूँ, जो कि हम लोग 1-2 तारीख से बहुत अच्छे प्लान के साथ काम करेंगे और एथिक्स शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके लिए आपको ठोलिया 10 कोड यूज़ करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट के लिए, इसके अलावा मेरे गाइडेंस के लिए, और बहुत ही कम चार्जेस है। यदि आप 1 ईयर के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो चार्जेस है 6300, यदि आप 2 ईयर के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो 7560 2 साल के लिए। कोई इश्यू है तो मेरे को आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।